डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा टॉपिक रिएक्शन ऑफ अल्केन लेके आ रहा हूँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। अब अगर हमने अल्केन के रिएक्शंस को देखना है तो हमें ये देखना होगा कि अल्केन रिएक्टिव हैं कि नहीं हैं। और वैसे भी आपने अल्केन के बारे में ये बात पढ़ी होगी कि अल्केन क्या हैं, पैराफिन्स होते हैं। पैराफिन का मतलब होता है लेस रिएक्टिव, या जो कम रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, लेस रिएक्टिव। तो अल्केन बुनियादी तौर पर दो तरह के बिहेवियर शो करते हैं। यानी अगर मान लें कि ये आपके पास कोई अल्केन है और ये दो तरह के बिहेवियर शो करेंगे, एक इनर्ट और दूसरा है एक्टिव। यानी ये इनर्ट कब होंगे और ये एक्टिव कब होंगे। तो इनका इनर्ट और एक्टिव बिहेवियर समझने के लिए हम एक मिसाल ले लेते हैं। हमारे पास ये एक अल्केन मेंबर है इथेन। तो इस इथेन मेंबर के हम लोग बात करेंगे। ये देखें, आपके पास कार्बन टू हाइड्रोजन कार्बन से लेके हाइड्रोजन तक दो बॉन्ड हैं। यानी एक बॉन्ड कार्बन टू हाइड्रोजन है और दूसरा बॉन्ड आपके पास कार्बन टू कार्बन है। याद रखेंगे जो बॉन्ड होता है ना, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये नॉन पोलर इन नेचर है। नॉन पोलर क्यों है? अगर हम यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की बात करें तो वो है 2.5 और हाइड्रोजन की होती है 2.1। तो इन दोनों का जो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है वो 0.4 है। अब ऐसे बॉन्ड जिनमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस 0.4 होगा वो नॉन पोलर इन नेचर कंसिडर किए जाते हैं। तो इसी तरह से कार्बन टू कार्बन अगर हम बॉन्ड की बात करें, जैसे ये है, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड है और ये भी नॉन पोलर इन नेचर है। यानी अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास अल्केन में दो बॉन्ड है, कार्बन टू हाइड्रोजन और कार्बन टू कार्बन। दोनों ही सिग्मा बॉन्ड हैं और दोनों ही नॉन पोलर इन नेचर हैं। तो इस वजह से ये जब अंडर नॉर्मल कंडीशन होंगी तो ये एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करती। इसी तरह से ये एल्कलीज के साथ भी रिएक्शन नहीं करती हैं। इसी तरह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ और इसी तरह से ये रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। यानी अल्केन्स कब इनर्ट बिहेवियर शो करती हैं? जब नॉर्मल कंडीशन होती है। तो ये एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगी, एल्कलीज के साथ नहीं करेंगी, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करेंगी। और जब हम सूटेबल टेम्परेचर या प्रेशर प्रोवाइड करेंगे तो फिर ये दो तरह के रिएक्शन देंगी। एक हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या इसको हम लोग कैटालिटिक ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं। यानी अल्केन्स को जब सूटेबल टेम्परेचर या प्रेशर प्रोवाइड किया जाएगा तो तब ये दो तरह की रिएक्शन देती हैं, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन देती हैं। तो अगर हमने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करनी है तो पहले हमें डिस्कस करना होगा कंबंशन को। अल्केन जो है वो कंबंशन रिएक्शन भी देती हैं। तो कंबंशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या होगी, द बर्निंग ऑफ अल्केन in presence of oxygen is called combustion।
यानी एल्केन का ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलने का अमल क्या कहलाता है? कंबंशन कहलाता है। याद रखें कंबंशन जो प्रोसेस है, रिएक्शन है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, और आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम उसे कहते हैं जो जिसमें हीट रिलीज़ होती है। तो यहाँ से जो हीट रिलीज़ होगी वो हम लोग कुकिंग फूड, खाना पकाने के लिए, यानी घरों में चूल्हे के ऊपर जो हम रिएक्शन करवा रहे होते हैं खाना पकाने के लिए, इसी तरह से इंजन रनिंग के लिए, और इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इसको प्रोसीड किया जा सकता है। तो यहाँ पे मिसाल लेते हैं, आपके पास है मीथेन। जब मीथेन को हम लोग ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में हीट रिलीज़ करेगी। ये हीट हम खाना पकाने के लिए या एनर्जी वगैरह को यूटिलाइज़ करने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक हो गया। तो ये है हमारे पास कंबंशन। अब कंबंशन के बाद हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन से होते हैं? तो याद रखेंगे आप, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमेशा वो होते हैं जिनमें ऑक्सीजन ऐड होती है। तो वैसे भी ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी? दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड। वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन ऐड होती है उसे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन दो तरह के हैं। एक हमारे पास होते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन, और दूसरा हमारे पास होते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन है उसको हम लोग एक और नाम भी दे सकते हैं, वो हमारे पास है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन को हम डिस्कस करेंगे, यानी कंप्लीट और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ये दो रिएक्शन अलग-अलग से भी करवाए जा सकते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं कंप्लीट रिएक्शंस की या कंप्लीट ऑक्सीडेशन की, या फिर चलें इसको कंप्लीट ऑक्सीडेशन ही हम कह लेते हैं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन, तो इसकी पहचान क्या है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुई है रिएक्शन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट वगैरह जनरेट हो जाए, प्रोड्यूस हो जाए, तो फिर से हम लोग कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहेंगे। जैसे देखें CH4 है और इसमें जब ऑक्सीजन ऐड होगी तो ये CO2 प्लस H2O और साथ में हीट रिलीज़ हुई है। यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन की एग्जांपल आपने याद रखनी है कि ये वो रिएक्शन है जिनमें हीट रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और साथ में वाटर वेपर्स बनेंगे। आगे हम बात करेंगे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की। तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें हमारे पास CH4 है, मीथेन है। जब इसको हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, साथ में कार्बन ब्लैक। ठीक है, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी पैदा होंगे। ठीक है, तो ये थी हमारे पास इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, साथ में कार्बन ब्लैक बनेगी। तो कार्बन ब्लैक हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? कार्बन ब्लैक जो है वो हम लोग पहले नंबर पे आप याद रखेंगे, इसे हम लोग शू पॉलिश के लिए इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2, इसे हम लोग
प्रिंटर इंक के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। और नंबर 3 कार्बन ब्लैक को हम लोग रबर इंडस्ट्री में एज ए फिलर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, बैलेंस करते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पे 3 लगा देते हैं और यहाँ पे 2 आ जाएगा। और इसी तरह से 4। तो ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन ओवरऑल बैलेंस हो गई है। अच्छा जी, अब बात करेंगे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन ऐड करवाएंगे, लेकिन किसी कैटलिस्ट की मदद से करवाएंगे। तो देखें हमारे पास है मीथेन। जब इसके अंदर हमने नेसेंट ऑक्सीजन ऐड की तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये कॉपर के कैटलिस्ट की मौजूदगी में 200 atm प्रेशर पे और 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे प्रोसीड होगा। यानी ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये कब प्रोड्यूस होती है, जब कॉपर के सरफेस के ऊपर 200 atm प्रेशर और 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, तो ऑक्सीजन वहाँ पे जो जनरेट होगी वो नेसेंट होगी। और ये आपके पास CH3OH, यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो हम कन्वर्ट कर रहे हैं मीथेन को इनटू अल्कोहल। आपको यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है, कन्वर्ट मीथेन इनटू अल्कोहल, या सिंपल आपको मीथेन इनटू मेथनॉल भी कह सकते हैं इसको आप। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है CH3OH। अब यहाँ पे फिर ये रिएक्शन होगा, ठीक है, ये भी कॉपर कैटलिस्ट की मौजूदगी में 200 atm प्रेशर पे और 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगी और साथ में वाटर बन जाएगा। एल्डिहाइड बन गया है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आपको एक और आ सकता है, कन्वर्ट मेथनॉल इनटू एल्डिहाइड, फॉर्मएल्डिहाइड, या सिंपली आपको क्वेश्चन आ सकता है कन्वर्ट मीथेन इनटू फॉर्मएल्डिहाइड। इसी तरह से हमारे पास फॉर्मएल्डिहाइड है। जब फॉर्मएल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन होगी कॉपर कैटलिस्ट की मौजूदगी में 200 डिग्री सेल्सियस एटीएम प्रेशर पे और 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन प्रोसीड होगा, तो ये चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। अब इसी तरह से यही जो मेंबर है HCOOH यानी फॉर्मिक एसिड, इसके अंदर जब हम लोग ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये कॉपर कैटलिस्ट की मौजूदगी में 200 atm प्रेशर एंड 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखें ये जो ऑक्सीडेशन हो रही है ये सिर्फ़ और सिर्फ ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रही है। यानी एक तो ये इसमें ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन ऐड हो रही है, लेकिन ये कैटलिस्ट जो है साथ साथ उनकी मौजूदगी में हो रही है। तो ये थी हमारे पास ऑक्सीडेशन। अब हम बात करेंगे अल्केन के दूसरे रिएक्शन जो कि हैं हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम बात करते हैं जी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हवाले से सबसे पहला काम, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो अल्केन दो तरह के देते हैं। तो पहले हमारे पास है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या होगी, इंट्रोडक्शन ऑफ
नाइट्रो ग्रुप in alkane is called नाइट्रेशन। तो बेटा देखिए नाइट्रेशन जो है वो आपके पास ये मीथेन है। जब इसके अंदर हम लोग HNO3 को रिएक्ट करवाएंगे नाइट्रिक एसिड को, तो 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो ये क्या हो जाएगा CH3NO2 प्लस H2O, यानी ये मीथेन है और ये नाइट्रिक एसिड है। तो आगे आपके पास क्या बन गया, मिथाइल नाइट्राइड, नाइट्रोमीथेन। ठीक हो गया। ये हमारे पास देखें सब्स्टिट्यूशन हुई है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, ऐसे रिएक्शन जिनमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस होती है। तो देखेंगे हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन इस OH के साथ मिलके रिप्लेस होगी, वाटर बन गया, और जो इस हाइड्रोजन की जगह पे एक NO2 आके अटैच हो गया, तो ये सब्स्टिट्यूशन होगी। आगे हम लोग देखते हैं हैलोजिनेशन, ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। तो हैलोजिनेशन, तो हैलोजिनेशन में अब हम बात करेंगे हैलोजन की सब्स्टिट्यूशन की। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम हैलोजन की रिएक्टिविटी को देखते हैं। तो आपको पता है कि फ्लोरीन का साइज़ चूँकि छोटा होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो उसकी रिएक्टिविटी भी सबसे ज़्यादा होगी। तो फ्लोरीन की जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा है। इसी तरह से उसके बाद जो रिएक्टिविटी होगी वो क्लोरीन की होगी, फिर ब्रोमीन की रिएक्टिविटी होगी, और सबसे कम जो रिएक्टिविटी है वो आयोडीन की कंसीडर की जाती है। यानी फ्लोरीन को अगर हम लोग रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ इसको विदाउट कोई सनलाइट या एनर्जी वगैरह रिएक्शन करवाएंगे तो ये इजीली रिएक्शन कर जाएगी। जबकि जो क्लोरीन है अगर इसका रिएक्शन करवाना है तो सनलाइट के बगैर ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगी। ब्रोमीन सनलाइट और साथ में कैटलिस्ट के बगैर हिस्सा नहीं लेगी। इवन कि अगर हम आयोडीन को सनलाइट या कैटलिस्ट दोनों में से कोई भी एक चीज़ या दोनों ही अगर हम सनलाइट और कैटलिस्ट प्रोवाइड कर भी दें तो तब भी ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगी। इसकी वजह ये कि इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। तो अल्कीन जो हैलोजन है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म की मदद से हैलोजिनेशन करती हैं। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म क्या होगा कि फ्री रेडिकल जनरेट करने के लिए हमें आपको पता है कि या तो हाई एनर्जी रेडिएशन की ज़रूरत होती है, या एक्सरेज की ज़रूरत होती है, या फिर कोई अल्फ़ा पार्टिकल की ज़रूरत होती है। तो हम लोग अल्कीन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं। अब ये जो क्लोरीन है ये हाई एनर्जी, यानी सनलाइट भी दो तरह की हो सकती है। एक तो ब्राइट लाइट हो सकती है, उसके साथ जब रिएक्शन करवाएंगे ब्राइट लाइट में तो हमारे पास कार्बन बनेगा और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। यानी ये धमाका खेल रिएक्शन होगा, फर्दर आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम लोग डिम लाइट या डिफ्यूज़ लाइट यूज़ करते हैं तो फिर हमारे पास एक फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म जो है वो एक सीरीज़ में प्रोसीड होगा। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म देखें कैसे काम करता है। ये बेसिकली हैलोजिनेशन ही है। मैंने ऐसे ही यहाँ पे एक हेडिंग दी है फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म की। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों में काम करता है। पहले नंबर में हमारे पास आती है इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है उसके ऊपर जैसे ही कोई सनलाइट ऐड होती है तो ये जो बॉन्ड है ये होमोलाइटिक फिशन भी से कह सकते हैं, या होमोलाइटिक ब्रेकेज भी कहेंगे। होमोलाइटिक में ऐसी ब्रेकेज होती है जिसमें जो बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होता है तो उस बॉन्ड के अंदर इन्वॉल्व जो इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास मूव कर जाता है। जैसे कि ये देखें आप, तो यहाँ पे
क्लोरीन के ऊपर एक रेडिकल के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन आ गया और ये दोनों क्लोरीन के ऊपर रेडिकल बन गया है। तो ये हमारे पास है इनिशिएशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोपोगेशन। अब याद रखें आप कि ये जो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म है, फ्री रेडिकल जो क्लोराइड का है, ये क्लोरीन का है, ये जैसे ही CH4 के साथ रिएक्शन करेगा तो इसमें से क्या करेगा, CH3 इसका रेडिकल बनाएगा और साथ में HCl बना देगा। अब आपने याद रखना है रेडिकल हमेशा उस बॉन्ड पे अटैक करता है जो नॉन पोलर इन नेचर हो। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि अल्केन के अंदर दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक आपके पास कार्बन टू हाइड्रोजन होता है और दूसरा कार्बन टू कार्बन होता है। चूँकि ये दोनों ही नॉन पोलर होते हैं तो जो फ्री रेडिकल होता है वो हमेशा नॉन पोलर बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा और उसमें होमोलाइटिक ब्रेकेज या होमोलाइटिक फिशन का काम करेगा। लास्ट में हमारे पास है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में हम लोग देखेंगे कि ये जो CH3 रेडिकल बना, मिथाइल रेडिकल बना है, ये अगेन Cl2 के ऊपर के साथ रिएक्शन करेगा सनलाइट की मौजूदगी में। तो ये बन जाएगा CH3Cl और प्लस Cl रेडिकल। अब ये इसी तरह से रिएक्शन प्रोसीड होता रहेगा। अब आपके पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कई तरह की बन सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ को एक्सेस में लेते हैं। अगर आप लोग क्लोरीन को एक्सेस में लेंगे, यानी इसको अगर आप एक्सेस में लेंगे तो आपके पास HCl बनेंगे। लेकिन अगर आप लोग मीथेन को एक्सेस में लेंगे या मिथाइल को एक्सेस में लेंगे तो आपके पास क्लोरोमीथेन बन जाएगी। यानी ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट बननी है वो कौन सी आएंगी, वो आपके रिएक्टिविटी या रिएक्टिंग एजेंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम यहाँ से फिर इसका प्रॉपर जो मैकेनिज़्म है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्लोराइड आयन है वो रेडिकल की फॉर्म में बना। तो आपके पास मीथेन है, ये क्लोराइड आयन जिसके क्लोराइड फ्री रेडिकल जो है ये जो रेडिकल है ये इनमें से किसी भी नॉन पोलर बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा और नॉन पोलर बॉन्ड के ऊपर अटैक करने के बाद यहाँ से एक हाइड्रोजन को, सपोज करें इस हाइड्रोजन को ये यहाँ से रिमूव करेगा और बनाएगा HCl प्लस। अब आपके पास यहाँ पे जो होमोलाइटिक फिशन हुई थी उसकी वजह से क्या हुआ कि ये रेडिकल की फॉर्म में इसका हाइड्रोजन के साथ क्लोराइड जो रेडिकल है वो मिल गया। तो ये कार्बन के ऊपर एक फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। अब अगले केस में क्या होगा, अब ये अगले केस में जो फ्री रेडिकल मिथाइल ग्रुप है, ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है ये अब Cl2 मालिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। तो जैसे ही इसके ऊपर अटैक करेगा इसमें जो नॉन पोलर बॉन्ड होगा ये इसको सेपरेट कर देगा। तो ये हो जाएगा तो ये आपके पास क्या बन गया, क्लोरोमीथेन। यानी इसका नाम क्या बन गया, क्लोरोमीथेन। इसी तरह से नेक्स्ट ये जो रेडिकल है ये अब फिर दोबारा से उसी रीजन के साथ यानी कार्बन है क्लोरोमीथेन के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, अब इसमें से ये उस बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा जो नॉन पोलर इन नेचर होगा। तो कार्बन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड होगा ये नॉन पोलर अब नेचर में नहीं रहेगा। तो अब आपके पास कार्बन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो चूँकि नॉन पोलर इन नेचर है तो ये जो क्लोराइड रेडिकल है ये फिर किसके ऊपर अटैक करेगा,
ये नॉन पोलर बॉन्ड के ऊपर जब अटैक करेगा तो HCl इसने बनाया प्लस कार्बन हाइड्रोजन एक रेडिकल यहाँ पे जनरेट हो गया और उसके साथ एक क्लोराइड आयन। अब इसके साथ Cl वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, अब ये जो आपके पास रेडिकल है ये फर्दर अटैक करेगा यहाँ पे। जो अब नेक्स्ट हम बात कर रहे थे ये जो रेडिकल जनरेट हुआ है ये अब फिर एक Cl2 मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा और इस Cl2 मॉलिक्यूल में से जो नॉन पोलर बॉन्ड होगा उसमें होमोलाइटिक ब्रेकेज करेगा और इस तरीके से ये CH इधर एक Cl आ जाएगा, एक Cl इधर है प्लस Cl रेडिकल बन गया। अब इसी तरह से ये वाला जो Cl रेडिकल है तो यहाँ पे फिर एक रेडिकल जनरेट होगा कार्बन टू हाइड्रोजन, चूँकि नॉन पोलर बॉन्ड है तो HCl बन गया प्लस अब ये वाला जो रेडिकल है ये फर्दर क्या करेगा, इसी तरह तरीके से ये अगेन एक Cl2 मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा और आपके पास बन जाएगा ट्राईक्लोरोमीथेन प्लस एक और रेडिकल जनरेट हो गया। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, ट्राईक्लोरोमीथेन। इसका वैसे एक और भी नाम है क्लोरोफोम। ये एनेस्थीसिया यानी बेहोश करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आगे देखें ट्राईक्लोरोमीथेन अगेन ये जो इसके ऊपर एक रेडिकल जनरेट हुआ था वो इसके ऊपर अटैक करेगा और इसमें से जो नॉन पोलर बॉन्ड होगा उसको ब्रेकआउट करेगा तो इसके ऊपर कार्बन के ऊपर एक रेडिकल जनरेट हो जाएगा और लास्ट में हमारे पास यही जो रेडिकल है ये अब अगेन एक Cl2 मॉलिक्यूल के ऊपर जब अटैक करेगा तो आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये मैकेनिज्म प्रोसीड होता रहेगा बार बार यानी कि आपके पास क्या बन गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड एज ए हम लोग ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे आपके पास रिएक्शंस ऑफ अल्केन। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियो हासिल करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट्स के फॉर्म में और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।